हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है बैक्टीरियल जेनेटिक्स एंड रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया में जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के ऊपर रहेगा, जिसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि बैक्टीरियल जेनेटिक्स क्या होती है। तो बैक्टीरियल जेनेटिक्स समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जेनेटिक्स वर्ड का मतलब क्या होता है। जेनेटिक्स वर्ड का मतलब होता है स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन को ही हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स बोलते हैं। तो आप जेनेटिक्स का मतलब पता करने गए थे, लेकिन आपके पास दो वर्ड आ गए नए, एक है हेरिडिटी और एक है वेरिएशन। इन दोनों की स्टडी को ही क्या बोल रहे हैं, जेनेटिक्स बोल रहे हैं। तो इन दोनों वर्ड्स का आपको मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, तो हेरिडिटी का मतलब होता है कैरेक्टर्स का, किसका, कैरेक्टर्स का पेरेंट्स से, किससे, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होना। कैरेक्टर्स का पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होना ही क्या कहलाता है, हेरिडिटी कहलाता है। ठीक है, तो फिर वेरिएशन का क्या मतलब है। वेरिएशन का मतलब ये है कि जब ये कैरेक्टर पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं तो कुछ ना कुछ वेरिएशन देखने को मिलते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये एक मदर है और ये एक फादर है, इनके मान लीजिए 3 बच्चे होते हैं, 1 2 3, 3 बच्चे होते हैं। अब ये तीनों बच्चे आपस में कुछ तो डिसिमिलरिटी शो करेंगे, कुछ तो इनके अंदर थोड़े बहुत चेंजेस होंगे आपस में। ऐसा तो नहीं है कि तीनों बच्चे आपस में एक जैसे दिख रहे होंगे, सिमिलर। अच्छा, क्या ये तीनों बच्चे अपने माँ बाप के बिल्कुल सेम दिखते हैं? कुछ करेक्टर मदर से होंगे, कुछ करेक्टर फादर से होंगे, कुछ करेक्टर दोनों से ही नहीं होंगे, कुछ डिफरेंट करेक्टर होंगे। इसी को क्या बोल रहे हैं, वेरिएशन। जब करेक्टर पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं तो कुछ वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। इसी हेरिडिटी यानी करेक्टर के ट्रांसफर होने की फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, और इस ट्रांसफर के दौरान होने वाली वेरिएशंस की अगर हम स्टडी करते हैं तो इसी को हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स बोलते हैं। बैक्टीरियल जेनेटिक्स का मतलब क्या है, जब आप इसी जेनेटिक्स को बैक्टीरिया में पढ़ेंगे तो बैक्टीरियल जेनेटिक्स है, यानी बैक्टीरिया में कैसे कैरेक्टर्स जो होते हैं वो 1 जनरेशन से 2nd जनरेशन ट्रांसफर होते हैं। और कभी कभी अगर वेरिएशन देखने को मिलता है हमें बैक्टीरिया के अंदर तो वो कैसे देखने को मिलता है, इसी की स्टडी क्या कहलाती है, बैक्टीरियल जेनेटिक्स कहलाती है। अब आपको पता है कि जो करेक्टर ट्रांसफर होते हैं तो उसके जो करेक्टर की जो इंफॉर्मेशन होती है कि ये वाला करेक्टर है, ये ट्रांसफर होना है, जो करेक्टर की जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो सब किसके पास होती है, जेनेटिक मटेरियल के पास। और बैक्टीरिया के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, डीएनए, दैट इज डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, दैट इज डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक जो है, जो भी कैरेक्टर्स हैं जिनकी इंफॉर्मेशन है जो ट्रांसफर होने हैं फ्रॉम 1 जनरेशन टू अनदर जनरेशन, उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो जेनेटिक मटेरियल के पास है, यानी कि डीएनए के पास है। तो चलिए फिर डीएनए के बारे में बात कर लेते हैं। तो हम बात करने जा रहे हैं बैक्टीरिया के डीएनए के बारे में। तो मान लीजिए सामने आपके बैक्टीरियल सेल, ये क्या है, ये एक बैक्टीरियल सेल है आपके सामने। ठीक है, अब इसमें जो बैक्टीरिया होता है वो हमें 2 फॉर्म में देखने को मिल सकता है। जो आपका बैक्टीरिया का जो डीएनए है वो आपको 2 फॉर्म में देखने को मिल सकता है। एक तो क्रोमोसोम की फॉर्म में, जो कि कंपलसरी है, ये तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। दूसरा आपको देखने को मिल सकता है प्लाज्मिड की फॉर्म में, ये ऑप्शनल है, मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है। चलिए दोनों के बारे में एक एक करके डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बैक्टीरियल क्रोमोसोम के बारे में। किसके बारे में, बैक्टीरियल क्रोमोसोम के बारे में। ये क्या है, जब आपका बैक्टीरियल डीएनए, जब आपका बैक्टीरियल डीएनए क्या हो जाएगा, जब आपका बैक्टीरियल डीएनए कंडेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा, सुपर कॉइल्ड हो जाएगा, कॉइलिंग कर लेगा, तो वो क्या बनाएगा, एक सिंगल सर्कुलर हैप्लॉइड क्रोमोसोम बनाएगा। क्या बनाएगा, एक सिंगल सर्कुलर हैप्लॉइड क्रोमोसोम बनाएगा। ये इसको हम क्या बोलेंगे, बैक्टीरियल क्रोमोसोम बोलेंगे। तो बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, एक सिंगल सर्कुलर हैप्लॉइड क्रोमोसोम होता है, जो कैसे बनता है, इस बैक्टीरियल डीएनए की कंडेंसेशन से, कंडेंसेशन से, या फिर आप कहिए कॉइलिंग से। किससे, कॉइलिंग से। और यही क्या होता है, इस बैक्टीरिया का मेन जेनेटिक मटेरियल होता है। क्या होता है, मेन जेनेटिक मटेरियल होता है। इसके अलावा एक और तरह का डीएनए हमारे बैक्टीरिया के सेल के अंदर देखने को मिल सकता है, उसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं। इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल, बट ये ऑप्शनल होता है। इसको मैं ऑप्शनल क्यों कह रहा हूं, उसका एक और रीजन है। अगर आप किसी भी बैक्टीरिया के अंदर से ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम निकाल के बाहर फेंक देंगे तो वो बैक्टीरिया जिंदा रहेगा, उसकी वाइटलिटी पे कोई सॉरी आई रिपीट अगेन, अगर किसी बैक्टीरिया के अंदर से अगर आप ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम निकाल देंगे तो ये मर जाएगा, ये बैक्टीरिया क्या करेगा, मर जाएगा। आई रिपीट अगेन, मैं क्या कह रहा हूं, इस बैक्टीरिया के अंदर से अगर आपने ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम निकाल के फेंक दिया तो ये बैक्टीरिया मर जाएगा। क्या कर जाएगा, मर जाएगा। लेकिन अगर आपने प्लाज्मिड निकाल के फेंक दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो जिंदा रहेगा। तो ऑप्शनल कौन हुआ, प्लाज्मिड ऑप्शनल हुआ ना। ठीक है, तो मैं ये बताना चाह रहा हूं, प्लाज्मिड ऑप्शनल है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम है ये क्या है, मस्ट है, ये तो होगा ही होगा। तो प्लाज्मिड इज रिमूव्ड, नो इफेक्ट ऑन द वाइटलिटी। बट अगर आप बैक्टीरियल क्रोमोसोम निकाल दोगे
तो बैक्टीरिया मर जाएगा। ठीक है, इस बैक्टीरियल क्रोमोसोम और प्लाज्मिड के बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बैक्टीरियल क्रोमोसोम के बारे में। तो बैक्टीरियल क्रोमोसोम क्या है? ये बेसिकली क्या है? सुपर कॉइल्ड फॉर्म है। जो आपका बैक्टीरियल डीएनए था आपका, वो क्या हो गया? कॉइल हो चुका है, और कॉइल होकर उसने क्या बना लिया है? सुपर कॉइल्ड सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो बैक्टीरियल क्रोमोसोम जो आपका ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम है, ये वाला जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम है, ये क्या है आपका जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था आपका, जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था, उसकी सुपर कॉइल्ड सर्कुलर फॉर्म है। क्या है? सुपर कॉइल्ड सर्कुलर फॉर्म है। अब ये जो कॉइलिंग जो की गई है, कंडेंसेशन जो किया गया है, वो किसने किया है? क्योंकि हमको पता है कि बैक्टीरिया के अंदर हिस्टोन प्रोटीन तो नहीं पाई जाती। ह्यूमंस के अंदर, हमारे अंदर या यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या पाई जाती है? हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती हैं। वो हिस्टोन प्रोटीन क्या करती हैं? इस कॉइलिंग में हेल्प करती हैं। बट आपको पता है कि बैक्टीरिया के अंदर तो हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती, तो फिर ये कंडेंसेशन या कॉइलिंग कौन करता है? तो इस कंडेंसेशन और कॉइलिंग को करने में हेल्प करती हैं हमारी प्रोटीन्स, जिनको हम बोलते हैं पॉलीअमाइंस। क्या बोलते हैं? पॉलीअमाइंस। ये जो पॉलीअमाइंस होती हैं, ये क्या होती हैं? नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं। क्या होती हैं? नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है, आपको एक और बात पता है कि बैक्टीरिया जो होता है वो प्रोकैरियोट होता है। प्रोकैरियोट होता है तो इसका मतलब ये है कि इसके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होगा। इसके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होगा। तो हमारी बॉडी में जो क्रोमोसोम होते हैं वो कहां रहते हैं? हमारी बॉडी में जो क्रोमोसोम होते हैं वो न्यूक्लियस में रहते हैं। तो ये कहां रहेगा? ये जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम है, ये कहां रहेगा? तो बैक्टीरियल क्रोमोसोम जो रहता है वो रहता है न्यूक्लियोइड में। किस में रहता है? न्यूक्लियोइड में। क्योंकि बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोट है। बैक्टीरिया क्या है? एक प्रोकैरियोट है, और प्रोकैरियोट के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियोइड होता है। अब जो न्यूक्लियोइड होता है, ये क्या होता है? ये एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। इसके पास ना तो मेम्ब्रेन होती है, ना कोई न्यूक्लियस होता है। ये एक एरिया होता है। ये बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में एक एरिया होता है, एक डेंस एरिया होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड बोलते हैं। इसी न्यूक्लियोइड में क्या पाया जाएगा? आपका बैक्टीरियल क्रोमोसोम पाया जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर क्या पाया जाता है? कुछ प्रोटीन्स और एंजाइम्स पाए जाते हैं, और साथ ही साथ क्या पाया जाता है? आरएनए पाया जाता है। तो ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम आपको कहां देखने को मिलेगा? आपको दिख गया? न्यूक्लियोइड में देखने को मिलेगा। ठीक है, न्यूक्लियोइड में देखने को मिलेगा। तो ये तो हमने बात करी बैक्टीरियल क्रोमोसोम के बारे में, डिटेल में बात कर ली हमने बैक्टीरियल क्रोमोसोम के बारे में। अब हम बात करेंगे प्लाज्मिड के बारे में। तो प्लाज्मिड के बारे में हमने आपको क्या बताया था कि ये एक्स्ट्रा है। क्या है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल है। ये मे बी प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर आप इसको सेल से बाहर निकाल के फेंक दोगे तब भी सेल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपने बैक्टीरियल क्रोमोसोम को निकाल के बाहर फेंक दिया तो सेल मर जाएगी। ठीक है, तो हम क्या बता रहे हैं कि जो प्लाज्मिड डीएनए है, ये बेसिकली क्या होता है? हमारा जो मेन डीएनए होता है, ये जो मेन बैक्टीरियल क्रोमोसोम जो है, इसके अलावा जो बैक्टीरियल सेल होती है, यानी मेन डीएनए के अलावा बैक्टीरिया की जो सेल होती है, उसमें एक और स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड बोलते हैं। ये जो टर्म प्लाज्मिड है, ये किसने दिया गया था? लीडरबर्ग ने दिया था। किसने दिया था? लीडरबर्ग ने दिया था। प्लाज्मिड जो होता है, इसके पास एबिलिटी होती है कि ये सेल्फ रिप्लिकेट कर सकता है। यानी क्या कर सकता है? ये एक से अपनी कॉपी बना सकता है, एक से दो अपनी कॉपी सेल्फ, यानी खुद से। इसको डिपेंड नहीं होना, यानी इस प्लाज्मिड को इस पर जरूरी नहीं कि इस पर डिपेंड होना है अपनी कॉपी बनाने के लिए। ये इस पे मेन डीएनए पे बिना डिपेंड हुए भी क्या कर सकता है? रेप्लिकेट कर सकता है, अपनी कॉपी बना सकता है। प्लाज्मिड की खास बात क्या है? प्लाज्मिड जो होता है वो बैक्टीरिया को कुछ स्पेशल कैरेक्टर प्रोवाइड कराता है। ये जो प्लाज्मिड है ये एक्स्ट्रा है तो कुछ क्यों है? मतलब कुछ तो रोल होगा ना। तो ये जिसके पास भी होता है उस बैक्टीरिया को कुछ स्पेशल बनाता है उसको। जैसे होता है ना कि एक बंदा नॉर्मल बंदा है, लेकिन एक बंदे को मान लो डांस भी आ गया, तो वो क्या हो गया? थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया। तो जिसके पास ये प्लाज्मिड आ जाता है वो थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाता है। अब देखो, जैसे कि मान लीजिए किसी के पास आर प्लाज्मिड है, ये कोई बैक्टीरिया है और इसके पास क्या है? आर प्लाज्मिड है। आर प्लाज्मिड मतलब ऐसा प्लाज्मिड जिसके पास क्या है? आर जीन है। तो अगर किसी के पास आर प्लाज्मिड है यानी आर जीन है, तो वो क्या हो जाएगा? एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस हो जाएगा, उस पर एंटीबायोटिक असर नहीं करेगी। ठीक है, अच्छा, किसी के पास मान लो एफ प्लाज्मिड है। एफ प्लाज्मिड मतलब ऐसा प्लाज्मिड जिसमें क्या है? एफ जीन है। क्या है? एफ जीन है। तो अगर किसी के पास एफ जीन वाला प्लाज्मिड आ गया तो उसको हम क्या कंसीडर करेंगे? उसको हम मेल और फीमेल कंसीडर कर सकते हैं। एफ प्लाज्मिड जिसके पास होता है ना, एफ प्लाज्मिड जिसके पास होता है उसको एफ पॉजिटिव या मेल बैक्टीरिया बोलते हैं, और एफ प्लाज्मिड जिसके पास नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं? फीमेल या रिसिपिएंट बैक्टीरिया बोलते हैं। तो एफ प्लाज्मिड अगर किसी बैक्टीरिया के पास है तो उसके पास, उसको हम क्या बोलेंगे कि वो मेल बैक्टीरिया है। क्या है? मेल बैक्टीरिया है या फिर डोनर बैक्टीरिया है। और एफ प्लाज्मिड अगर नहीं है तो हम बोलेंगे कि ये क्या है? रिसिपिएंट बैक्टीरिया है, फीमेल बैक्टीरिया है। तो ये तो हमने बात करी प्लाज्मिड के बारे में। अब मैं तुम प्लाज्मिड के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं।
ठीक है, जो प्लाज्मिड का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। जो आपका प्लाज्मिड डीएनए होता है ना, जो आपका प्लाज्मिड डीएनए होता है, ये एक वेक्टर डीएनए की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? वेक्टर डीएनए। वेक्टर का क्या मतलब होता है? ट्रांसपोर्ट करने वाला, ट्रांसपोर्टर, जो किसी एक चीज को दूसरी जगह ले जाएगा। तो ये प्लाज्मिड डीएनए की एक बहुत खूबसूरत बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो हमारी बहुत यूज में आती है इंडस्ट्रियल लेवल पे। तो जो प्लाज्मिड डीएनए जो होता है, ये हमारा वेक्टर डीएनए की तरह वर्क करता है। किस टेक्नोलॉजी में? एक टेक्नोलॉजी होती है जिसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में जो हमारा प्लाज्मिड डीएनए होता है, ये वेक्टर डीएनए की तरह बिहेव करता है। क्या मतलब है समझिएगा। ये मान लीजिए हमारे एक डिजायर्ड जीन है, और ये डिजायर्ड जीन किसका है? हमारा इंसुलिन का डिजायर्ड जीन है। अब आपको मान लीजिए कि बहुत सारे डायबिटीज के पेशेंट हैं, और आपको इंसुलिन का प्रोडक्शन जो है वो इंडस्ट्रियल लेवल पे करना है, बहुत ज्यादा इंसुलिन आपको बनाना है। तो आपने क्या किया कि इंसुलिन का डिजायर्ड जीन आपने निकाल लिया कहीं से, या आर्टिफिशियली बना लिया। अब आपने क्या किया कि एक बैक्टीरिया से, किसी पर्टिकुलर एक एक्स बैक्टीरिया से आपने इस प्लाज्मिड डीएनए को निकाला। ठीक है, तो किसी भी सुटेबल बैक्टीरिया से आपने क्या किया? प्लाज्मिड डीएनए को निकाला। ये जो आपने प्लाज्मिड डीएनए निकाला है, ये बेसिकली वेक्टर डीएनए की तरह काम करने वाला है। वेक्टर किसके लिए काम करेगा? इस डिजायर्ड जीन को, इस डिजायर्ड जीन को कहीं लेके जाएगा। वेक्टर मतलब ट्रांसपोर्टर। तो ये जो प्लाज्मिड डीएनए है, ये वेक्टर डीएनए की तरह काम करेगा, और इस इंसुलिन जीन को अपने ऊपर बाइंड करेगा। अब होगा क्या कि इस प्लाज्मिड डीएनए में यहां पे कट लगेगा, और कट लगने के बाद ये जो आपका डिजायर्ड जीन है, यहां पे अटैच हो जाएगा। और जब ये यहां पे अटैच हो जाएगा, तो अब इस प्लाज्मिड डीएनए को अटैच होने के बाद हम बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब इसमें आपका ये प्लाज्मिड डीएनए वाला पार्ट है, और ये आपका डिजायर्ड जीन वाला पार्ट है। तो इन दोनों के मिला के जो डीएनए बनता है, उसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को क्या करते हैं? हम किसी होस्ट सेल के अंदर डालते हैं। होस्ट सेल हम ऐसी चूज करते हैं जिसका रेट ऑफ डिवीजन बहुत हाई होता है, ताकि हमारा जो डिजायर्ड जीन है ना, इसकी ज्यादा से ज्यादा कॉपी बन सके। तो हाई कॉपी टाइप वाला, कैसा? हाई कॉपी टाइप, जिसके अंदर रेट ऑफ मल्टीप्लीकेशन ज्यादा हो। तो हमने मान लीजिए इसको इकोलाई में डाल दिया। किस में डाल दिया? इकोलाई में डाल दिया। तो जैसे ही आप इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किस में डालेंगे? इकोलाई में डालेंगे। तो अब क्या होगा? अब ये होगा कि जितने टाइम्स ये आपकी होस्ट सेल डिवाइड करेगी, उतने ही टाइम ये क्या करेगा? आपका प्लाज्मिड डीएनए क्या करेगा? रेप्लिकेट करेगा। ये जो प्लाज्मिड डीएनए है, हमने आपको बताया था कि इसके पास कैपेसिटी होती है कि ये इंडिपेंडेंटली डिवाइड कर सकता है। इंडिपेंडेंटली। साथ ही साथ इसके पास दो ऑप्शन होते हैं कि या तो ये इंडिपेंडेंटली डिवाइड कर ले और अपनी बहुत सारी कॉपी बनाए, या फिर ये हो सकता है कि ये जो मेन डीएनए है, इसके साथ जाके अटैच हो जाए और फिर क्या बनाए? बहुत सारी कॉपी बनाए। मल्टीप्लीकेशन करने के लिए, डिवीजन करने के लिए क्या करता है? होस्ट सेल की जो मशीनरी होती है, रेप्लिकेशन मशीनरी होती है, उसको इस्तेमाल करता है। यानी इसको जो एंजाइम चाहिए डीएनए पॉलीमरेज रेप्लिकेशन करने के लिए, वो कहां से लेता है? होस्ट सेल से लेता है। सर कॉपी बनने से क्या फायदा है? ये फायदा है कि जितनी ज्यादा कॉपी बनेगी, उतना ही ज्यादा डिजायर्ड जीन बनेगा। जितना इंसुलिन के जीन ज्यादा होंगे, तो उतना ही ज्यादा जीन से क्या बनेगा? एमआरएनए बनेगा, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। और जितने ज्यादा एमआरएनए होंगे, उतनी ज्यादा प्रोटीन बनेगी, यानी उतना ही ज्यादा इंसुलिन बनेगा, यानी उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन ज्यादा होगा, ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन बनेगी, ज्यादा से ज्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस होगा। लेकिन मेरा मतलब यहां आपको इंसुलिन का समझाना नहीं था, इंसुलिन फॉर्मेशन समझाना नहीं था। मेरा मतलब आपको यहां बस ये बताना था कि ये जो डिजायर्ड जीन है, इसको ले जाने का काम इस प्लाज्मिड डीएनए ने किया है। प्लाज्मिड डीएनए ने इसको अपने ऊपर बाइंड किया है यहां पे, और बाइंड करके यहां पे लेके गया है इकोलाई के अंदर। तो इट एक्ट एज अ वेक्टर डीएनए। बस इतना मतलब था समझाने का। ठीक है, तो ये तो हमने डिस्कस किया बैक्टीरिया के डीएनए के बारे में। अब हम बात करते हैं बैक्टीरिया के अंदर रिप्रोडक्शन के बारे में। तो बैक्टीरिया के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है, उसको हम डिस्कस करने से पहले हम ये जाने कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। देखो, आपने अब तक यही समझा है कि रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि अपने जैसे और पैदा करो, यानी आपने समझा है इंक्रीज इन नंबर को रिप्रोडक्शन। बट जब आप हायर स्टडीज में जाएंगे, तो सिर्फ इंक्रीज इन नंबर रिप्रोडक्शन नहीं होता है। रिप्रोडक्शन के 3 क्राइटेरिया होते हैं। या तो आप अपना नंबर बढ़ा रहे हो, इंक्रीज इन नंबर कर रहे हो, या फिर अगर कहीं सर्वाइवल ऑफ जनरेशन है, मतलब ऐसी सिचुएशन जहां पे मौत होने वाली थी, डेथ होने वाली थी, आप वहां से एस्केप कर गए, तो उसको कहते हैं ना एक नई जिंदगी होना। तो सर्वाइवल ऑफ जनरेशन को भी रिप्रोडक्शन कंसीडर करते हैं। लाइक एक डेथ वाली सिचुएशन थी, और आप उस डेथ वाली सिचुएशन से टक से निकल के वापस आ गए, कहते हैं ना नई जिंदगी हुई है। तो सर्वाइवल ऑफ जनरेशन को रिप्रोडक्शन बोलते हैं। एक और क्राइटेरिया होता है रिप्रोडक्शन का, जहां चेंज इन जेनेटिक मेकअप होता है। अगर किसी के जेनेटिक मेकअप में चेंज आ रहा है, वेरिएशन आ रहा है जेनेटिक मटेरियल में, तो उसको भी हम क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन कंसीडर करते हैं, क्योंकि एक नई स्पीसीज बनने की प्रोबेबिलिटी उसमें रहती है।
ठीक है। इन तीनों के एग्जांपल मैं आपको बैक्टीरिया में दिखा दूंगा। पहला है इंक्रीज इन नंबर। पहला क्या है? इंक्रीज इन नंबर। तो आपको पता है कि बैक्टीरिया के अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। देखो, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक की पॉइंट हमेशा ध्यान रखना, उल्टे सीधे जवाब किसी को मत देना। जब भी कोई पूछे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो बस एक ही जवाब देना जिसमें फर्टिलाइजेशन ना हो। और कोई पूछे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो एक ही जवाब देना कि जिसमें फर्टिलाइजेशन हो। गैमेट बनते हैं नहीं बनते हैं, ये सारे जवाब गलत हो जाएंगे आपके। ये वाला जो जवाब है वो कभी गलत नहीं होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो है जिसमें फर्टिलाइजेशन होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो है जिसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। बस एक सिंगल जवाब, बात खत्म। तो हम बात करने वाले हैं कि बैक्टीरिया के अंदर कौन सा रिप्रोडक्शन? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो बैक्टीरिया के अंदर होता है वो बाइनरी फिजन के द्वारा हो सकता है। बाइनरी फिजन मतलब क्या है कि जो बैक्टीरिया जो होगा वो क्या करेगा, अपना डीएनए जो है उसको रेप्लिकेट करेगा, और जो सेल होगी बैक्टीरिया की वो दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगी। यानी एक बैक्टीरिया की दो कॉपी बनेंगी। बेसिकली ये एक बैक्टीरिया है, इसका ये क्या था? जेनेटिक मटेरियल था, डीएनए था या बैक्टीरियल क्रोमोसोम था। इसने क्या किया? इसने पहले इसकी कॉपी की, दो कॉपी बनाई इस तरीके से, फिर सेल बीच में से डिवाइड हो गई, तो दो इक्वल हाफ क्रिएट हो गए। दिस इज बाइनरी फिजन। इंक्रीज इन नंबर वाला केस था, ठीक है। दूसरा, बैक्टीरिया के अंदर जो दूसरा रिप्रोडक्शन होता है उसको बोलते हैं एंडोस्पोर फॉर्मेशन। एंडोस्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है कि मान लीजिए कि ये कोई बैक्टीरिया था, अब मान लीजिए बहुत अनफेवरेबल एनवायरमेंट आ गया, बहुत ही हार्श क्लाइमेट आ गया, इतना खतरनाक एनवायरमेंट आ गया कि ये बैक्टीरिया की डेथ हो सकती थी। तो बैक्टीरिया ने क्या किया? अपने ऊपर एक कोटिंग बना ली, ये एक कोटिंग बना ली। इस कोटिंग को हम बोल रहे हैं एंडोस्पोर। क्या बोल रहे हैं? एंडोस्पोर। अभी कोटिंग जो होती है वो बहुत ही हाईली रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर होता है। इतना रेजिस्टेंट होता है कि इसके ऊपर एसिड, एल्कली, हीट, टेम्परेचर किसी का कोई असर होने नहीं वाला। तो अंडर अनफेवरेबल कंडीशन इस बैक्टीरिया ने क्या किया? अपने ऊपर एक कोटिंग कर ली, एंडोस्पोर का फॉर्मेशन कर लिया, और जब कंडीशन वापस फेवरेबल हुई तो इसने अपने एंडोस्पोर को ब्रेक किया और वापस आ गया अपनी। तो जब मौत आने वाली थी तो मौत से बचने के लिए इसने क्या किया? एंडोस्पोर का फॉर्मेशन। और जब वो टल गया मामला, क्लाइमेट, तो इसने एंडोस्पोर ब्रेक किया और वापस आ गया। तो इसने एक नई जिंदगी ले ली, उस एनवायरमेंट से बच गया, हार्श से। तो इसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन विदाउट मल्टीप्लीकेशन। तो ये दूसरा वाला केस हो गया। ये क्या हो गया? दूसरा वाला केस हो गया, सर्वाइवल ऑफ जनरेशन। रिप्रोडक्शन विदाउट मल्टीप्लीकेशन, नंबर नहीं बढ़े हैं बट फिर भी एक नई लाइफ है, एक नया रिप्रोडक्शन है, ठीक है। तो ये तो था सर्वाइवल ऑफ जनरेशन। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं चेंज इन जेनेटिक मेकअप। ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें हमको चेंज इन जेनेटिक मेकअप देखने को मिलता है। तो अब हम आने वाले हैं अपने मेन मुद्दे पे, दैट इज जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। दैट इज जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्या होता है? बेसिकली हम ये जानते हैं कि जो बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। बैक्टीरिया के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि यहां पे फर्टिलाइजेशन नहीं होता। फर्टिलाइजेशन नहीं होता, और फर्टिलाइजेशन तो छोड़ो, यहां पे गैमेट्स तक नहीं बनते। गैमेट्स तक नहीं बनते। तो ये बात तो क्लियर हुई कि क्योंकि इसके अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा, अपना मेन पॉइंट, क्योंकि इसके अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा, तो हम ये कहेंगे कि इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, ठीक है। बट हम ये देखते हैं कि बैक्टीरिया के अंदर चेंज इन जेनेटिक मेकअप होता है। यानी कि एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। इस प्रोसेस की वजह से बैक्टीरिया जो होता है उसके अंदर चेंज इन जेनेटिक मेकअप होता है। यानी बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल में या तो मिक्सिंग देखने को मिलती है या एक्सचेंजिंग देखने को मिलती है। यानी बैक्टीरिया के अंदर, बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल है उसके अंदर मिक्सिंग देखने को मिलती है या एक्सचेंजिंग देखने को मिलती है। तो ये जो चेंज इन जेनेटिक मटेरियल आ रहा है, चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल या मिक्सिंग इन जेनेटिक मटेरियल, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की भी एक प्रॉपर्टी होती है। ये क्या होती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रॉपर्टी होती है। तो इस वाले एस्पेक्ट में तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कनेक्शन शो कर रहा है, बट क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो हम इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो नहीं कह सकते। यानी इन वन वे इट इज नॉट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट इट इज शोइंग सम सिमिलरिटीज विद द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम कहते हैं कि बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन इज अ सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। शॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, बट उसके साथ कुछ सिमिलरिटी शो करता है। क्या सिमिलरिटी शो करता है? कि जैसा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखने को मिलता है मिक्सिंग एंड एक्सचेंजिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल। आपको याद हो, अगर आपको डीप में जाना है तो अगर आपने गैमेटोजेनेसिस पढ़ी हो तो उसमें क्रॉसिंग ओवर होता है, जहां एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है या मिक्सिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है, तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है ना। वो यहां आपको बैक्टीरिया में भी मैं दिखा दूंगा। तो क्योंकि यहां पे मिक्सिंग और एक्सचेंजिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो रही है तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं कि इट इज शोइंग सिमिलरिटी विद द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए
अब ये जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है, ये बेसिकली 3 मेथड होते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के। पहला मेथड होता है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है कि मान लीजिए कोई बैक्टीरिया है, कोई बैक्टीरियल सेल है, तो इसके आसपास सराउंडिंग एनवायरनमेंट में क्या प्रेजेंट है, कोई जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। तो सराउंडिंग एनवायरनमेंट से अगर ये सेल, ये बैक्टीरियल सेल इस डीएनए को अपने अंदर ले लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। सराउंडिंग एनवायरनमेंट में जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, डीएनए प्रेजेंट है, क्या है, डीएनए प्रेजेंट है। तो सराउंडिंग एनवायरनमेंट में जो डीएनए प्रेजेंट है, अगर उसको ये बैक्टीरियल सेल एब्जॉर्ब कर लेती है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। तो यहां मिक्सिंग हो रही है कि नहीं, देखो बैक्टीरिया के पास अपना डीएनए था, इस बैक्टीरिया के पास क्या था, अपना डीएनए था, इसने सराउंडिंग एनवायरनमेंट से और ले लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, तो दिस इज मिक्सिंग वाला केस। तो इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट भी है ग्रिफिथ का, चूहे वाला, वो मैं यहां डिटेल में नहीं समझाऊंगा क्योंकि यहां उसकी नीड नहीं है। जब मैं सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल पढ़ाऊंगा जेनेटिक्स में, वहां उसको बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो पहला मेथड है ट्रांसफॉर्मेशन, जहां सराउंडिंग एनवायरनमेंट से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। दूसरा मेथड है कंजुगेशन। कंजुगेशन में बेसिकली क्या होता है कि दो बैक्टीरिया होते हैं, एक बैक्टीरिया होता है मेल जिसके पास एफ प्लाज्मिड होता है, ये वाला एफ प्लाज्मिड है, और एक होता है फीमेल बैक्टीरिया जिसके पास एफ प्लाज्मिड नहीं होता है, यहां पे एफ प्लाज्मिड नहीं है। जिसके पास एफ प्लाज्मिड होता है, मैंने आपको बताया था, उसको एफ प्लस या मेल बोलते हैं, और जिसके पास एफ प्लाज्मिड नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, फीमेल बोलते हैं। अब बेसिकली क्या होता है कि जो आपका मेल वाला प्लाज्मिड होता है, क्या होता है, सॉरी, ये मेल वाला जो बैक्टीरिया होता है, ये मेल वाला बैक्टीरिया क्या होता है, ये क्या करता है, अपने इस एफ प्लाज्मिड की एक कॉपी बनाता है। क्या बनाता है, एक कॉपी। इसने ये एक और कॉपी बना दी, ये क्या कर दी, एक और कॉपी बना दी। ये क्या करता है, एक और कॉपी बना के एक कंजुगेशन ट्यूब की हेल्प से, ये कंजुगेशन ट्यूब है, ये कंजुगेशन ट्यूब किसने बनाई है, इस मेल ने। किसने, मेल ने, इस मेल ने। तो मेल बैक्टीरिया क्या करता है, बेसिकली मेल बैक्टीरिया क्या करता है, एक कंजुगेशन ट्यूब बनाता है। क्या बनाता है, कंजुगेशन ट्यूब बनाता है, और कंजुगेशन ट्यूब बना के अपने इस प्लाज्मिड की एक और कॉपी बना के फीमेल बैक्टीरिया के अंदर डाल देता है। आई रिपीट अगेन, ये एक बैक्टीरिया था, ठीक है, इसके पास एफ प्लाज्मिड था, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं मेल बैक्टीरिया। ये दूसरा बैक्टीरिया है, इसके पास एफ प्लाज्मिड नहीं है, इसको हम बोल रहे हैं फीमेल बैक्टीरिया, ठीक है। इस मेल वाले बैक्टीरिया ने क्या किया, इस मेल वाले बैक्टीरिया ने क्या किया, इसकी एक और कॉपी तैयार की, क्या करी, इसकी एक और कॉपी तैयार करी प्लाज्मिड की, और फिर इसने क्या करी, एक ट्यूब बनाई। क्या बनाई, ट्यूब बनाई। इसको बोलते हैं कंजुगेशन ट्यूब। और कंजुगेशन ट्यूब बना के इसने क्या किया, इस वाले प्लाज्मिड को इसके अंदर डाल दिया, इसके अंदर डाल दिया। बात समझ में आई, एक्सचेंजिंग हुई कि नहीं, इसने ये बैक्टीरियल जो डीएनए है इसमें डाला कि नहीं, तो क्या इसके जेनेटिक मेकअप में चेंज आएगा कि नहीं, क्या चेंज आया, जो पहले एफ नेगेटिव बैक्टीरिया था वो अब एफ पॉजिटिव हो जाएगा, सॉरी, जो पहले एफ नेगेटिव बैक्टीरिया था वो अब कैसा हो जाएगा, एफ पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि इसके पास प्लाज्मिड आ चुका है। इतनी बात समझ में आ रही है, दिख रहा है आपको, दिख रहा है, ठीक है। तो जो पहले एफ नेगेटिव बैक्टीरिया था ये कैसा हो जाएगा, एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया हो जाएगा। तो चेंज इन जेनेटिक मेकअप आया। तो बेसिकली कंजुगेशन में क्या होता है, कंजुगेशन में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है बिटवीन मेल एंड फीमेल बैक्टीरिया। मेल बैक्टीरिया क्या करता है, मेल बैक्टीरिया क्या करता है, कंजुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन करके अपने प्लाज्मिड की कॉपी करके इसमें डाल देता है, जिससे कि फीमेल बैक्टीरिया भी क्या हो जाता है, मेल बैक्टीरिया हो जाता है। इसमें एक और चीज बतानी है आपको, कभी कभी क्या होता है कि ये जो प्लाज्मिड है, ये तो आपका मेन बैक्टीरियल क्रोमोसोम है, क्या है, मेन बैक्टीरियल क्रोमोसोम है, और ये क्या था आपका प्लाज्मिड है। कभी कभी जो आपका जो प्लाज्मिड होता है ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम से जाके फ्यूज कर जाता है, तो इसको बोलते हैं एपिजोम। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, एपिजोम। और ऐसे मेल को बोलते हैं एचएफआर, हाई फ्रीक्वेंसी मेल। तो समटाइम्स हम क्या देखते हैं कि जो आपका एफ प्लाज्मिड है वो फ्यूज कर जाता है आपके बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ, और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एपिजोम। ये वाला जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम है ये इस प्लाज्मिड के साथ कभी कभी फ्यूज कर जाता है, और फ्यूज करके जो स्ट्रक्चर बनता है उसको बोलते हैं एपिजोम, और ऐसे मेल को बोलते हैं हाई फ्रीक्वेंसी मेल। इतनी बात समझ में आई आपको, यहां तक क्लियर है। चलिए अब हम लास्ट बात करते हैं ट्रांसडक्शन के बारे में। ट्रांसडक्शन क्या होता है वो समझिए। तो ट्रांसडक्शन जो होता है उसमें क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ये आपकी एक बैक्टीरियल सेल है, ये क्या है, आपकी एक बैक्टीरियल सेल है, और ये आपकी दो बैक्टीरियल सेल है, सेकंड बैक्टीरियल सेल है। अब बेसिकली ट्रांसडक्शन में क्या होता है कि इस बैक्टीरियल सेल से एक वेक्टर होता है, क्या होता है, एक वेक्टर होता है, वो क्या करता है, इस बैक्टीरियल सेल से डीएनए लेकर इस दूसरी सेल में डाल देता है। बेसिकली अगर मैं आपको डिटेल में बताऊं तो बेसिकली क्या होता है, ये आपकी बैक्टीरियल सेल 1 है और ये आपकी बैक्टीरियल सेल 2 है। एक वेक्टर होता है, क्या होता है, एक वेक्टर। वेक्टर मतलब इन दोनों के बीच का कोई ट्रांसपोर्ट करने वाला, कोई स्विगी जोमेटो पर्सन।
ये वेक्टर क्या होता है, बेसिकली वायरस होता है, वायरस होता है। और वायरस में भी सबसे मेनली ये होता है बैक्टीरियोफेज वायरस। कौन सा? बैक्टीरियोफेज वायरस। तो ये बैक्टीरियोफेज जो वायरस होता है, ये क्या करता है, इस बैक्टीरियल सेल वन से जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए उठाता है, निकालता है, और किसके अंदर डाल देता है, किसी दूसरी सेल के अंदर डाल देता है। तो अगर ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो रहा है, क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो रहा है फ्रॉम वन बैक्टीरियल सेल टू अनदर बैक्टीरियल सेल, और ये किसकी हेल्प से हो रहा है, वायरस की हेल्प से हो रहा है, मेनली बैक्टीरियोफेज वायरस की हेल्प से हो रहा है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसडक्शन बोलते हैं। तो ट्रांसडक्शन क्या है, एक बैक्टीरियल सेल से दूसरी बैक्टीरियल सेल में जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होना किसी वेक्टर की हेल्प से। और वो वेक्टर क्या है, बेसिकली वायरस है। वायरस में भी मोस्ट कॉमनली कौन है, बैक्टीरियोफेज वायरस। तो बैक्टीरियोफेज वायरस यहां पे किसकी तरह वर्क कर रहा है, वेक्टर की तरह वर्क कर रहा है, वेक्टर की तरह वर्क कर रहा है। और इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसडक्शन। क्या बोलते हैं, ट्रांसडक्शन। तो ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।